नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने संविधान का टॉपिक किया था, हमारे पार्ट हुए थे उसमें 12। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 13 और 14, है ना। ये इसमें 14 में आ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, है ना। और ये केंद्रीय सेवाएं जो होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखना आर्टिकल, ये भाग नंबर 13 और 14, और भाग करेंगे इसमें 14। इसमें आर्टिकल्स हो जाएंगे 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307, और 14 में 308 और 323, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ये जो आर्टिकल्स होंगे 1 बाई 1, इनके टाइटल्स तो हम बाद में लिखेंगे। हमें पहले करना है संघ लोक सेवा आयोग या अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, जो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, उसकी मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितनी होती है, और ये परीक्षाएं पहले कहाँ पर हुआ करती थी, लंदन में कब हुई थी, विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं पहले, फिर आपको बोर्ड पर ये वर्ड टू वर्ड आपको बताएंगे एक्सप्लेन करके। खैर, क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा किस देश में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चीन में सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन भारत के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा हुई थी ये लंदन में हुई थी, है ना। ICS की परीक्षा लंदन में हुआ करती थी हमारी। खैर, तो लंदन में जब एक शिक्षा का जैसे मैग्ना कार्टा जारी हुआ था, जो लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था 1854 में, सन 1854 में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, उसमें कुछ विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे भारत में। लेकिन ये तो शिक्षा के विकास चैप्टर में हम पढ़ेंगे, है ना। जब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हम चैप्टर करेंगे, उसमें बताया जाएगा। ये हम शिक्षा का विकास नहीं, यहाँ तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं या जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनका विकास कैसे हुआ था, है ना। लंदन में एक कॉलेज हुआ करता था, हेलीबेरी कॉलेज। उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उनको मिलाकर एक समिति आयोजित की थी, एक समिति गठित की। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। तो उस समिति ने यह निर्णय दिया था कि भारत में जो सिविल सर्वेंट होंगे, जो सिविल सेवक होंगे, जो यहाँ पर सेवाएं अपनी देंगे, उनकी भर्ती और नियुक्ति वो लंदन में होनी चाहिए, ना कि भारत में। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी। तो वहाँ पर पहली प्रतियोगी परीक्षा कराई गई थी 16 जुलाई ये 1855 में। ये 16 जुलाई सन 1855 में पहली परीक्षा हुई थी लंदन में। ये किसके लिए? ICS के लिए। और इसमें कोई भारतीय अपियर तब तक नहीं हुए थे। और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी थी? 18 to 23। न्यूनतम आयु थी 18 वर्ष और अधिकतम आयु थी इसमें 23 वर्ष थी, है ना। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। देखना, ये भाग हैं सारे, इसके पार्ट्स या फिर आर्टिकल्स हैं। बाद में फिर टाइटल पर चर्चा करेंगे। खैर, सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा विश्व में कहां पर आयोजित की गई थी? चीन में आयोजित की गई थी, है ना। परीक्षा का नाम नहीं बताया जा सकता कि किस लिए थी वो, उनके सिविल सर्वेंट थे, जो हो सकते हैं कुछ भी। और भारत के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो ICS की परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विस, देखना नाम इंडियन सिविल सर्विस होगा। इसका आयोजन कहां पर होता था? लंदन में। आयोजन ये लंदन में आयोजित होती थी, है ना। एक समिति बनाई गई थी हेलीबेरी कॉलेज के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर। हेलीबेरी कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। कौन सदस्य थे इसमें? वो संख्या नहीं है ना। इनकी एक कमेटी बनी थी, एक समिति बनी थी, समिति। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि ICS की परीक्षा का आयोजन लंदन में होना चाहिए। आयोजन लंदन में होना चाहिए इनका, है ना। और कब आयोजित परीक्षा हुई थी? 16 जुलाई 1855 में, है ना। और इसका गठन कब किया गया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले, देखना, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान है। हालांकि एक ये न्यायिक सेवा के हुआ करते थे, जुडिशरी सर्विस से थे, लेकिन शिक्षा में काफ़ी योगदान है। और यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षा भारत में ये आयोजित लंदन में हुई थी पहले, बाद में भारत में, इसमें भी काफ़ी योगदान है। इन्होंने
1854 में एक समिति बनाई थी जिसने रिकमेंडेशन अपनी 55 में दी थी, और यहाँ पर फिर परीक्षा का आयोजन लंदन में किया गया था। आयु, तो आयु के संबंध में डस्ट दीजिए मुझे, ओके, ये नोट करते रहिए आप साथ साथ। अब जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम आयु थी इसके बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षा में अपीयर होने की आयु, परीक्षा अपीयर, न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, अधिकतम आयु है ना, ये मिनिमम एज हो जाएगी और ये मैक्सिमम एज थी, है ना। मिनिमम आयु कितनी थी, अगर बात करते हैं सन 1855 की, 1855 में 18 to 23, 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 23 वर्ष थी, है ना। उसके बाद में 1860, 1865, 1866, इसमें आयु 18 से की गई और मैक्सिमम आयु में कमी की गई थी 22 वर्ष, फिर की गई थी 18 से 21 वर्ष, और 1866 में आयु मिनिमम भी घटाई गई, है ना, 17 to 80, ये 21 ईयर्स, ये आयु की गई थी। ये कब थी, 66 में। क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम ICS अधिकारी कौन बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सन 1863 में परीक्षा पास की थी, और ये बॉम्बे, उस टाइम पर बॉम्बे जो कैडर था उसमें सेलेक्ट हुए थे 1863 में। फर्स्ट ICS इंडियन सिविल सर्विस या सर्वेंट कहिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनके बड़े भाई थे। तो 1863 में बने थे, और किस प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, यानी कि कैडर दिया जाता था। यहाँ पर 1866 में जो ये मिनिमम और मैक्सिमम आयु निर्धारित की गई थी, इसमें फिर एक सिविल सर्विस मूवमेंट चला था, उसकी अगुवाई की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंदोलन चला था सिविल सर्विस मूवमेंट, सिविल सर्विस मूवमेंट, है ना, नागरिक सेवा आंदोलन। और ये चाहते थे कि इसकी जो आयु है एक तो एज बढ़ाई जाए, और इसके जो सेंटर्स हैं वो लंदन और भारत दोनों जगह आयोजित की जाए परीक्षा, है ना। तो एक थे अंग्रेज अधिकारी डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एक आयोग का गठन किया गया था, एचिसन आयोग, एचिसन आयोग, है ना, AITCHISON, एचिसन कमीशन। एचिसन कमीशन का गठन किया गया था, और डेट थी 1886, सन 1886 में। इसमें क्या रिकमेंडेशन दी थी, ये जांच करनी थी कि इसका आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने कहा कि नहीं, इसका स्थान तो लंदन ही रहेगा, लेकिन आयु में इसमें बढ़ाई गई थी, और आयु, है ना, तो स्थान क्या बताया इन्होंने, लंदन में ही परीक्षा होगी, है ना। लेकिन जो आयु थी, आयु घटाकर की गई थी, ये थी ना 17 to 20, सेम कर दी थी पहले वाली, 18 to 23 कि मिनिमम आयु तो रहेगी 18 और मैक्सिमम 23। ये किसने आयोग ने रिकमेंडेशन, एचिसन आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी अपनी, है ना। और इस रिकमेंडेशन में फिर 1906 में ये आयु घटाकर फिर इसको किया गया 22 से 24 कर दिया गया था आयु को, है ना। ये किया गया मिनिमम। आंदोलन फिर से चला हुई, एक और आयोग का गठन किया गया था, इस लिंगटन आयोग बना था। फिर देखना 3 आयोग हैं, उनको एक साथ लिख देते हैं, आप ये नोट करते रहिए साथ साथ। एक आयोग था एचिसन आयोग, एक इस्लिंगटन आयोग और एक ली आयोग, तीनों के बारे में देखिए। एचिसन आयोग, इंक आपने 2 मिनट डालते सर, इंक डालो इसमें। एक तो एचिसन आयोग, एक इस्लिंगटन, इस्लिंगटन आयोग और एक ली आयोग, है ना, ली आयोग। ये 3 आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग का गठन हुआ 1886 में। यह आयोग बना था 1912 में और ली कमीशन बना था 1926 में।
इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि परीक्षा तो लंदन में ही होगी, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम एज इसकी एचईसन आयोग की ये कितनी 18 से वही 23 कर दी गई थी, लेकिन घटाकर फिर से इसको 22 से 24 कर दिया गया था, 22 से 24 वर्ष। और इसने जो रिकमेंडेशन दी थी 1926 में, इसमें कहा था कि भारत में एक आयोग बनने चाहिए, इसकी सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग बने थे, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में पहली बार परीक्षा आयोजित कब की गई थी? ये की गई थी 1922 में, और पहला सेंटर इलाहाबाद में लगा था। अब तो मेन सेंटर कहाँ है? संघ लोक सेवा आयोग का दफ्तर मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद में हुआ करता था। तो पहली परीक्षा 1922 में हुई थी इलाहाबाद में, उसके बाद में दिल्ली आयोजित होने लगी थी, है ना। और किस समिति की आयोग की सिफारिश थी? इस्लिंगटन। इस्लिंगटन की सिफारिश के आधार पर भारत में भी परीक्षाएं आयोजित होने लगी थी। तो पहली परीक्षा इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में 1922 में हुई थी, दिल्ली में उसके बाद हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि पहली परीक्षा कब आयोजित की गई थी? 1922। इसका मतलब ये 1855 से और 1921 तक जो परीक्षाएं थी लंदन में आयोजित होती थी, पहली बार 1922 में। तो ये आप ये नोट कीजिए। तो एक तो हमें ये प्रतियोगी परीक्षाओं का विकास पढ़ना है कि भारत में, है ना, और इसके आगे आइए और अभी इसका जो आर्टिकल नंबर 315 पढ़ेंगे, 312 और 315 इंपोर्टेंट है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं और 315 में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग आते हैं। देखना जो सर्विसेज हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जो सेवाएं हैं, सेवा 3 प्रकार की है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देख लो आप, है ना, इंक डाल देना ब्लैक वाली में। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया। और एक केंद्रीय सेवाएं होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और एक राज्य सेवाएं हुआ करती हैं, है ना। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसमें 3 आती हैं, एक तो आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस, है ना। आईएएस क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। और एक हो गया आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके लिए बायोलॉजी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और एक आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, है ना। तो इनमें से कौन कौन सी अखिल भारतीय हैं, कौन सी केंद्रीय सेवाएं हैं, कौन सी राज्य सेवाएं हैं, और फिर जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखना इसमें 3 आ जाएंगे, एक तो आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये 3 तो अखिल भारतीय हुई। अखिल भारतीय का मतलब है इनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है और ये सेवाएं राज्य को देते हैं, अपनी राज्य सरकार को, है ना। नियुक्ति इनकी राज्यों में होती है फिर। और जो केंद्रीय ये होती हैं सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, इसमें भर्तियां भी केंद्र सरकार करती है और सेवाएं भी केंद्र सरकार को ही देते हैं। और राज्य सरकार भर्ती भी राज्य सरकार करती है, सेवाएं भी राज्य सरकार को देते हैं, है ना। एक तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी ये लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। किसके? लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। आईपीएस जो अधिकारी होते हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, है ना। और जो आईएफएस होते हैं ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे, ठीक है ना। और क्या होता है, ये तीनों जो अखिल भारतीय सेवाएं होंगी इनकी भर्ती कौन करता है, नियुक्ति कौन करेगा इनकी? केंद्र सरकार। सेवाएं अपनी किसको देते हैं? राज्य सरकार को। तो भर्ती इनकी हुई केंद्र सरकार की तरफ से, सेवाएं देंगे राज्य सरकार को। भर्ती कही है, नियुक्ति कही है, कौन करेगी? केंद्र सरकार। और सेवाएं अपनी किसे देते हैं? सेवाएं देंगे राज्य सरकार को, राज्य सरकार। तो एक लाइन में देखिए, अगर क्या है ना कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज वो होंगी, उसमें एक तो 3 आ जाएंगी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इनकी भर्ती या नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और सेवाएं देते हैं राज्य सरकार को। दूसरा जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं इनकी भर्ती भी केंद्र सरकार करती है, सेवाएं भी केंद्र सरकार को देते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे?
IRS इंडियन रेलवे सर्विस, IPS इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा, 24 होती हैं टोटल, है ना। जब कभी आप अप्लाई करेंगे IAS के लिए तो उसमें ये देखेंगे एक बॉक्स में लिखी जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। तो ये इनकी भर्ती कौन करेगा? केंद्र सरकार। और सेवाएं अपनी किसे देते हैं? ये भी केंद्र सरकार को ही देंगे। और जो राज्य की होती हैं इसका तो वो होता है PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इनकी भर्तियां भी राज्य सरकार करती है, सेवाएं भी राज्य सरकार को देते हैं। भर्ती या फिर नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। और सेवाएं अपनी किसे देंगे? ये भी राज्य सरकार को देंगे, है ना। तो ये 3 प्रकार की सर्विसेज हुआ करती है, इसमें अखिल भारतीय ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो नोट करते रहिए आप ये साथ साथ। एक इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लोक सेवा ये होता है संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग, इनका गठन कौन करता है, इसके संगठन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, तो ये देख लीजिए। फिर आर्टिकल वाइज इनके टाइटल्स आपको बता देंगे सब, देखना। UPSC है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। ये तो सेंट्रल का हुआ। एक होता है ये PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, है ना। जानते होंगे ना UPSC ऑफिस न्यू दिल्ली में जो बना हुआ है ना, इंडिया गेट के पास, तो स्टेशन से ही गाड़ी मिलती है M12 लोक सेवा आयोग की, है ना। और लोक सेवा आयोग ये इलाहाबाद में हमारे तो कस्तूरबा गांधी मार्ग, है ना, हनुमान मंदिर के पास, तो पूरा एड्रेस है फुल। हाँ जी। तो ये जो UPSC होता है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करता है या फिर जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं। और ये PSC पब्लिक सर्विस कमीशन ये PCS की परीक्षा लेता है। PCS की फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, है ना। जैसे UPSC ये ICS की परीक्षा लेता है, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा। ऐसे ही PSC PCS की परीक्षा लेता है ना। इसके अलावा UPSC के एक और भी UPSC होता है, UPSC यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। जैसे संघ लोक सेवा आयोग ऐसे ही संयुक्त लोक सेवा आयोग, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। देखना इसका क्या कार्य होता है। जैसे UPSC तो पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार के लिए, है ना। ये तो अखिल भारतीय सेवाएं के लिए परीक्षा लेता है या फिर केंद्रीय सेवाओं के लिए, और ये राज्यों के लिए लेता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग बन सकता है। जैसे कर्नाटक का और केरल का एक ही है, पंजाब चंडीगढ़ का एक ही है ना, हरियाणा का। तो इन तीनों राज्यों का एक बना दिया गया। वैसे तो हर राज्य का अलग अलग ही होता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। वो कौन बनाएगा? जो लोक सेवा आयोग बनेगा वो UPSC कहलाएगा, यूनाइटेड पब्लिक। और जो केंद्रीय हमारा ये UPSC ये यूनियन पब्लिक सर्विस, है ना। आया ना समझ दोनों? अच्छा। और ये राज्यों का होता है। तो इसका कार्य क्या है? एक तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना और केंद्रीय सेवाओं का सर्जन करना, और ये राज्य अधीन जो नौकरियां होती हैं। इसमें फिर अखिल भारतीय कितनी बताइए आपको? 3 होती हैं, IAS, IPS और IFS, है ना। और अलग अलग उनके मंत्रालय किसके अधीन उनकी नियुक्ति होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि UPSC का जो कंपोजिशन होगा और PSC का, इनके कंपोजिशन में कौन कौन शामिल होते हैं। देखना, जो सेवाएं हैं संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन सेवाएं अनुच्छेद नंबर 312 में, हालांकि हर आर्टिकल का भी टाइटल हम पढ़ेंगे। और दूसरा, इनका गठन या कंपोजिशन किस में आएगा? 315 में। किसकी सिफारिशों के आधार पर? ले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। UPSC में एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, और अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य। अन्य सदस्य कितने होंगे? इनकी संख्या नहीं है टोटल,
अन्य सदस्य। पीएससी में भी एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य, है ना। इनकी योग्यताएं क्या होंगी? योग्यता क्वालिफिकेशन, लोक सेवाओं के पदों पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी लोक सेवाओं के पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और फिर जैसा शासन चाहे ना, या जैसे ये यहाँ का विधानमंडल कानून बनाए उसके लिए, तो 10 वर्ष का अनुभव। ज़्यादातर क्या होगा, कोई सदस्य शामिल हुआ इसमें, है ना, वो सदस्य ही प्रमोट होकर अध्यक्ष बन जाता है। और इसका कार्यकाल, कार्यकाल पर विशेष ध्यान देना है। कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। 65 वर्ष की अधिकतम आयु, अधिकतम आयु, इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। 6 वर्ष का कार्यकाल, देखना इनमें सदस्य या अध्यक्ष, अगर कोई सदस्य, मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये सदस्य यहाँ पर नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो सदस्य की आयु अगर 60 वर्ष है, वो केवल 65 वर्ष, 5 वर्ष तक कार्यभार संभालेगा। या मान लीजिए किसी की 62 वर्ष आयु है ना, ए कोई व्यक्ति है, इसकी 62 वर्ष आयु है, तो 62 से 65 वर्ष तक यानी कि 3 वर्ष ही कार्य करेगा केवल। इसकी मैक्सिमम आयु 65 वर्ष हो जाएगी। तो रिटायरमेंट कितने वर्ष बाद हो जाएगा इसका? 3 वर्ष के बाद। और अगर इसकी आयु हम 60, ये मान लेते हैं 50 वर्ष, अगर ये व्यक्ति 50 वर्ष का है और अब सदस्य या अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाला है, तो ये पूरे 6 वर्ष तक कार्य करेगा, यानी कि 56 वर्ष तक रहेगा। अब इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। एक लाइन में अगर बात करें कि अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो, है ना। तो एक बार नियुक्ति होने पर उसके एम्यूनिटीज या उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं की जाएगी। ऐसे ही जो लोक सेवा आयोग के होते हैं, उसमें 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो, है ना। लोक सेवा आयोग में क्या आ जाएगा? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 62 वर्ष की अधिकतम आयु, 62 वर्ष अधिकतम आयु, अधिकतम आयु जो भी पहले हो, है ना। किसी की आयु 50 वर्ष से 56 वर्ष तक कार्य करेगा, किसी की आयु इसमें 60 वर्ष केवल 2 वर्ष कार्य करेगा। जो भी इनमें ये पहले होगा, या तो स्टैंडिंग ईयर्स होंगे या फिर मैक्सिमम एज, ये हो जाएगा इसका कार्यकाल। और किसी भी सदस्य अध्यक्ष को सिद्ध कदाचार के आधार पर कार्यकाल से पूर्वी पद से हटाया जा सकता है ना। उसका प्रोसेस फिर होता है कि, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं ये सब आर्टिकल वाइज कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो ये तो मेन चीज़ें हुई हैं। एक क्वेश्चन जो आता है, एक तो कमीशन का नाम पूछा जाता है कि कौन सा कमीशन, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के लिए ली कमीशन, है ना। और एक एंचिसन कमीशन जो आपको लिखवाया था। और एक पूछते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और एक था कि परीक्षा कब आयोजित भारत में हुई थी पहली बार, 1922 में। मैक्सिमम और मिनिमम स्टार्टिंग में एज कितनी थी। तो इसके हम आर्टिकल्स करते हैं अभी बस। हाँ, तो अब हम करते हैं इसके आर्टिकल वाइज, जो आर्टिकल्स के हमें टाइटल्स करने हैं सिर्फ। देखना, पहले हम पढ़ते हैं भाग नंबर 13 में आर्टिकल्स कहाँ से आ जाएंगे? 3012 307, 301 से 307 तक आर्टिकल। सिर्फ इनके हमें टाइटल्स याद करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। 301, 4, 5, 06, 07, है ना। तो इसमें ये देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। बस देखना, 301 में है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, व्यापार और वाणिज्य, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स। देखना व्यापार और वाणिज्य में क्या फ़र्क होता है। व्यापार में तो हम चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन वाणिज्य जो होता है कमर्शियलाइजेशन, उसमें ये होगा कि हमारे पास एक टीम वर्क होगा, है ना। बाजार का हम सर्वे करेंगे, किस जगह पर कौन सी चीज़ की वहाँ पर आवश्यकता है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को पहुँचाया जाए। खैर, इसमें क्या आ जाएगा? व्यापार और वाणिज्य। 302 में आ जाएगा व्यापार वाणिज्य करने से संबंधित नियम संसद की शक्ति होगी। एक ये संसद के द्वारा बनाए गए नियम सर्वोपरि होंगे। 303 में आ जाएगा कि राज्य और संघ कोई नियम बना सकते हैं व्यापार वाणिज्य से संबंधित। 4 में आ जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में व्यापार। 5 में होगा राज्यों का एकाधिकार। और नंबर 6 में आ जाएगा कि अनुसूची 1 में जो दिए गए कुछ राज्य हैं उनके बीच व्यापार करने की शक्ति। और 307 में है कि जो ये व्यापार वाणिज्य हम करेंगे उससे संबंधित नियमित करने के लिए कुछ प्राधिकरणों की नियुक्ति। ओके, देखना 301 में व्यापार और वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य,
ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। 302 में आ जाएगा कि व्यापार और वाणिज्य है ना से संबंधित नियम संसद द्वारा सर्वोपरि, है ना। जो नियम संसद बनाएगी वो लागू होंगे। कहीं ऐसा नहीं कि हम वो व्यापार वाणिज्य करने लगे, जैसे मौलिक अधिकारों में पढ़ा था हमने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का देह व्यापार, मानव को खरीद कर उनको बेचने लगे हम, है ना। तो ऐसे कुछ संसद नियम बनाएगी, किन पर पाबंदी लगी हुई है, किन पर नहीं है। खैर 303 में आ जाएगा व्यापार और वाणिज्य से संबंधित संघ और राज्य, संघ एवं राज्य द्वारा विधि बनाना। ये कोई कानून बनाएंगे, उनके अंतर्गत ही हम कोई व्यापार कर सकते हैं। 304 में दिया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा व्यापार, राज्यों द्वारा व्यापार करना। 305 में है राज्यों द्वारा कुछ व्यापारों पर एकाधिकार, मोनोपोली, राज्यों द्वारा कुछ व्यापार पर एकाधिकार का मतलब मोनोपोली सिर्फ वो राज्य ही कर सकता है, उसका मालिक कोई और नहीं बन सकता। फिर मोनोपोली से कहते हैं जो स्वामित्व का एक मालिकाना हक एक ही व्यक्ति के पास रहना। 306 में आ जाएगा अनुसूची नंबर 1, अनुसूची 1 के भाग 2 या भाग बी में उल्लिखित राज्यों के बीच व्यापार। अनुसूची 1 में कुछ राज्य हैं लिखे हुए, उन राज्यों के बीच में व्यापार के क्या नियम रूल रेगुलेशंस होंगे। 307 में दिया गया है कि जो हम उपरोक्त भाग पढ़ रहे हैं ना 301 से 304 तक, ये जो सारे हमने स्वतंत्रताएं दी हैं व्यापार करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ ऑथोरिटीज बनाई जाएंगी, कुछ प्राधिकरण बनाए जाएंगे, है ना। 301 से 304 तक व्यापार करने के लिए एक प्राधिकरणों की नियुक्ति या स्थापना, मतलब उन व्यापार को, उन बिजनेस को कौन देखभाल करेगा उनकी, है ना, कहीं वो इलीगल तो नहीं है। तो ये भाग नंबर 13 में आ जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी भाग नंबर 14 करते हैं। देखना भाग नंबर करते हैं 14, ये कौन सा है 13। तो भाग 14 में क्या आ जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि लोक सेवाएं, उसका आर्टिकल हो जाएगा 308 से और 324 तक। तो पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 14। भाग नंबर 14 आर्टिकल नंबर 3082 323 323 तक। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या एक एक लाइन में लिखा हो। 308, 309, 310, 311, पहले 311 तक देखिए। देखना 308 में क्या है, अगर इसका टाइटल हम देखें भाग नंबर 14 का, क्या लोक सेवाएं, और ये यूपीएससी और पीएससी आ जाएगा इसमें। तो 308 में तो निर्वचन लिखा हुआ है। एक निर्वचन का मतलब हुआ, ये लाइन इस तरीके से खाली समझो, जब तक किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में ना कहा जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर है। वैसे तो 309 में है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ पदाधिकारी होंगे, उसकी योग्यता और शर्तों से संबंधित है कि उनकी शर्तें क्या होंगी। मान लीजिए कोई किसी जॉब पर नियुक्त होगा तो उसके लिए शर्तें, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, है ना, एज कितनी होनी चाहिए, इसमें शर्तें लिखी गई हैं। 310 में है उन सरकारी पदाधिकारियों की समयावधि या पदावधि कितनी होगी, कितने वर्ष बाद वो रिटायर्ड होंगे, है ना। और 311 में है क्या उनको समय से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है ना। तो क्या लिखते हैं 309 में, केंद्र व राज्य के अधीन पदाधिकारी, है ना, पदाधिकारियों की शर्तें, कि उनकी शर्तें क्या होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। 310 में है पदावधि, है ना, उनका टेनर या कार्यकाल कितना होगा। 311 में है कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना, कार्यकाल से पूर्व हटाना,
है ना, विशेष परिस्थिति या जब विषम परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थितियों में हटा सकते हैं। तो ये किसमें है, भाग 14 में है। अब 312 से फिर लोक सेवाएं हो जाएंगी स्टार्ट, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये आप नोट करते रहिए, कर लिया नोट, ओके। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं अभी आपको क्या बताया था कि वो 3 होते हैं, IAS, IPS और IFS। ये तो अखिल भारतीय, कुछ केंद्रीय सेवाएं और कुछ राज्याधीन सेवाएं। तो 312 ये आ जाएगा 14, 15, 17 और ये 320। पहले इनमें देख लेते हैं क्या, सिर्फ टाइटल। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय तो कौन से होते हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट करता है जिसको, है ना, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें 3 हो जाएंगी। फिर 3 कौन कौन सी होती हैं वो, जैसे एक तो IAS और एक IPS और एक IFS। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, जिससे राजदूत वगैरह बनते हैं। तो ये IFS दूसरी है। इनके आपको अलग अलग मंत्रालय भी बताया इसमें ना, कि कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ये तो अखिल भारतीय सेवा या फिर केंद्रीय सेवा या फिर राज्य सेवा से संबंधित है। 313 में क्या है, कुछ संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध, उपबंधों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान है। 314 में कुछ नहीं है, निर्सित है, निर्सित कैंसिलेशन, कुछ नहीं इसमें किया गया। 315 में फिर क्या आ जाएगा, ये यूपीएससी और फिर यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और एक पीएससी। पीएससी तो राज्यों के हुआ करते हैं, ये एक या एक से अधिक राज्यों का और ये पूरे केंद्र का होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन और ये पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो ये 315 में आ जाएंगे। इसमें दिया है फिर 316 में संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि या शर्तें क्या होती हैं। देखना, इसमें सदस्य आपको बताया था, लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और एक ये अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की और संयुक्त लोक सेवा आयोग की। इन दोनों में क्या होगा, एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। और जो लोक सेवा आयोग है इसमें भी एक अध्यक्ष और प्लस अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय, राज्यपाल, है ना। यहाँ तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे और ये राज्यपाल करते हैं। तो 315 में क्या है, यूपीएससी, पीएससी और यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। 316 में है कि उनकी जो अध्यक्ष या सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करता है। इसमें आ जाएगा 17 में पदावधि। पदावधि आपको बताया था, संघ लोक सेवा आयोग की पदावधि कितनी थी, 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की अधिकतम आयु, जो भी पहले हो, है ना। और राज्य लोक सेवा आयोग का क्या होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की अधिकतम आयु, जो भी पहले हो, है ना। इसमें अभी डिटेल में आपको बताया है। तो इसकी कार्य अवधि आ जाएगी। कार्यकाल से पूर्वी पद से हटाया जा सकता है इनको, है ना, विशेष प्रावधान के द्वारा। 318 और 19 में दिया है, इनसे संबंधित कुछ विशेष अधिनियम बनाने से सकती है। वैसे तो संसद के पास है, तो पहले जो लोग ये विधानमंडल है, विधानमंडल राज्यपाल को अनुशंसा करेंगे, प्रस्ताव देंगे अपना, राज्यपाल फिर राष्ट्रपति महोदय से करता है और फिर संसद इस पर कानून बनाती है ना। इसमें विशेष विधि आ जाएगी, विशेष विधि बनाने का अधिकार। 320 आर्टिकल में आ जाएगा यूपीएससी, यूपीएससी या फिर पीएससी, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके कार्य क्या क्या होंगे, तो कार्य क्या होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का कार्य परीक्षाओं का आयोजन कराना, लोक सेवा आयोग का क्या है, राज्याधीन परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये इसके फंक्शनरीज हो जाएंगे कार्य। तो आप ये नोट करते रहिए, ओके। 321 में क्या आ जाएगा, 321 में इनका कार्यकाल और 22 में इनके खर्चे और 23 आ जाएगा
कि लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल को सौंपते हैं। 321, 322 और 323। 321 में क्या, यूपीएससी और पीएससी इनके कार्यों में या क्षेत्र विस्तार कार्यों में विस्तार किया जा सकता है, जो भी उनके अधिकार हैं और भी बढ़ाए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई परीक्षा लेते हैं वो, अब ये कर दिया कि दूसरी भी उनको परीक्षा लेनी है एक और, यानी कि कार्यों में बढ़ोतरी की जा सकती है। 322 में है कि यूपीएससी और पीएससी के जो खर्च होंगे ये कहाँ से दिए जाएंगे, जो भी इसके पदाधिकारी हैं इनके खर्चे। तो अगर वो केंद्र सरकार का है तो केंद्र की संचित निधि से, राज्य सरकार का है तो राज्य की संचित निधि से, है ना। खर्च कहाँ से दिए जाएंगे, या तो केंद्र सरकार की, बल्कि इसको ऐसा समझिए, जो यूपीएससी है ये तो केंद्र की संचित निधि, केंद्र संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, और जो राज्य सरकार के होते हैं ये राज्य की संचित निधि से, संचित निधि, है ना, कंसोलिडेटेड फंड या समाकलित निधि। 23 में दिया गया है कि अपना जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट, प्रतिवेदन को रिपोर्ट है ना, जो संघ लोक सेवा आयोग होगा यूपीएससी, ये प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है पीएससी, ये अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं, है ना। यूपीएससी और पीएससी ये किसको सौंपते हैं, ये तो राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति, और ये किसको, राज्यपाल को, राज्यपाल। ठीक है, याद रहेगी। एक चीज़ और है इसमें देखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद में किसी सरकारी पद पर वो सेवा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी उस पर किसी लोक पद पर नहीं आएंगे, वो ना वो राज्य में ना केंद्र में, और ऐसे ही राज्य कर्मचारी भी नहीं जाएंगे जो राज्य के आफ्टर रिटायरमेंट, है ना। हाँ, अगर वो सदस्य हैं, प्रमोट होकर वो अध्यक्ष तो बन सकते हैं, या फिर कोई लोक सेवा आयोग का सदस्य है उसको प्रमोट करके संघ लोक सेवा आयोग में ला सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ये इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए भाग हमारा ये 14 कंप्लीट है ना। कल दूसरी वीडियो में 15 पार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, आप हो जाएंगे सब क्लियर है, समझ आए हैं? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।